गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार कर रहे हैं। इसके दो उदाहरण हम कल कर चुके थे पिछली वीडियो में। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा उदाहरण आपको बताया था, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन का मतलब होता है कि बदलना, अपनी जगह को बदलना। जिस अभिक्रिया के अंदर, अब क्योंकि आपको मालूम है कुछ तत्व अधिक क्रियाशील है और कुछ तत्व कम क्रियाशील है, तो जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। जिस अभिक्रिया के अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या है इसके अंदर कि हमने तो कम क्रियाशील तत्व का यौगिक लिया और उसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व को डाल दिया, तो क्या हुआ, जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो कम क्रियाशील तत्व का विस्थापित करता है और इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण, हमने जिंक और कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है कि जब हमने कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक को डाला, तब जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित करने के बाद जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, जो रंगहीन विलयन है, और कॉपर अलग निकल जाता है। तो इस प्रकार यह विस्थापन अभिक्रिया हुई, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील और कॉपर कम क्रियाशील है। हम इस पे क्रियाकलाप के द्वारा भी करेंगे कि जैसे हमने लिया, ये कॉपर सल्फेट का नीला कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर हम जल डालते हैं थोड़ा, तो कॉपर सल्फेट के अंदर हमने जल डालकर इसको एक विलयन का रूप दे दिया। जब हम कॉपर सल्फेट के यौगिक को जल के अंदर घोलेंगे, तब एक नीले रंग का विलयन तैयार होता है। तो इस प्रकार ये नीले रंग का जो विलयन है, यह कॉपर सल्फेट का है, नीला विलयन। अब हम इसको छानकर एक अलग बीकर के अंदर रखते हैं। हमने इसको छानकर एक कॉपर सल्फेट का नीला विलयन तैयार कर दिया है। यह कम क्रियाशील है कॉपर। अब हम इसके अंदर डालते हैं जिंक अधिक क्रियाशील है। ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक की डलियां हैं ये। तो हम ये जिंक इस बीकर में डाल देंगे। ये जिंक अधिक क्रियाशील धातु को हमने कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाल दिया। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे और कुछ टाइम के बाद आपको नजर आएगा कि जो ये नीला विलयन था यह रंगहीन हो जाता है और जो हमने इसके अंदर जिंक डाला था वो कॉपर बनकर बाहर आ जाता है, उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। तो हम इसको 15 मिनट के लिए रखते हैं। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन था वो रंगहीन बन जाता है। यदि कॉपर सल्फेट में हम जिंक के स्थान पर लोहे की कील डाल देंगे, तो कुछ टाइम के बाद वो जो विलयन था नीले रंग का, वो हल्के हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि अब बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बनता है, जो कि हल्के हरे रंग का होता है, क्योंकि लोहा भी कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। तो जब तक हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं, तब तक हमारा जो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, जो नीला विलयन और रंगहीन हो जाता है। तब तक हम चौथे नंबर की जो अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि का मतलब है दो, यहाँ पर था विस्थापन का मतलब जिसमें एक अधिक क्रियाशील जो तत्व था वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। यहाँ पर दो बार विस्थापन होता है। जिस अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उसके बाद उत्पाद बनता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर दो आयनों का आदान प्रदान होता है। इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो एक इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जो कि जल के अंदर आघूलनशील है। तो इसलिए इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण,
बेरियम क्लोराइड था, सोडियम सल्फेट का जो विलयन था, ये दोनों रंगहीन विलयन है दोनों। हमने इनको अलग अलग बीकर में घोल दिया। फिर जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और बेरियम सल्फेट सफेद रंग के अवक्षेप का निर्माण करता है। बेरियम क्लोराइड, यहाँ का जो क्लोरीन था वो सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं और जो सोडियम के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ था वो बेरियम के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार दो आयनों का विस्थापन हो जाता है। इस प्रकार इसे कहा जाता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। हम इसके क्रियाकलाप के द्वारा करेंगे तो ये हमने टेस्ट ट्यूब परख नली ली। इस परख नली में हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया, बेरियम क्लोराइड का यौगिक। फिर हमने इसमें जेट डाल दिया और जेट डालकर हमने इसका विलयन तैयार कर लिया। इस प्रकार विलयन को थोड़ा परख नली को थोड़ा हिलाएंगे तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन तैयार हो जाता है। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर यह हमारा रंगहीन विलयन बन चुका है, रंगहीन विलयन। ये बेरियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन है। और अब हम दूसरे बीकर के अंदर सोडियम सल्फेट लेंगे और इसको भी हम जेल के अंदर घोल लेंगे। तो इस प्रकार सोडियम सल्फेट का भी हमारे पास एक विलयन तैयार हो जाता है। इन दोनों विलयन को छान लिया जाता है। तो जो ये विलयन है हमारे पास है सोडियम सल्फेट का है और जबकि जो ये विलयन है ये है हमारे पास बेरियम क्लोराइड का। आपको नजर आ रहा है कि दोनों बिल्कुल रंगहीन विलयन बन चुके हैं। हम इसको छानते हैं। परख नली में हमारे पास बेरियम क्लोराइड का विलयन है और बीकर के अंदर हमारे पास सोडियम सल्फेट का है, दोनों रंगहीन हैं। अब जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाएंगे धीरे धीरे तो तभी क्या बनता है, बेरियम सल्फेट का सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। इधर ध्यान से देखना, हम इसको धीरे धीरे से मिला रहे हैं और आपको नजर आया कि यहाँ पर सफेद रंग की दही सी बन जाती है और ये अवक्षेप है सफेद रंग के। अब इसके अंदर एक कौन सा विलयन बन चुका है, बेरियम सल्फेट का विलयन है जो कि सफेद रंग के अवक्षेप का निर्माण करता है। तो यहाँ पर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण एक नया उत्पाद बनता है क्योंकि ये अभिकारक के अंदर दोनों यौगिक अभिकारक हैं। इन दोनों का जो प्रकृति की अलग ही, दोनों मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे पास द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का क्रियाकलाप था जो हमने किया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया का वो रंगहीन विलयन तैयार हुआ। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि अब ये रंगहीन तो नहीं हुआ परंतु जो हमने जिंक डाली थी वो भूरी भूरी होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि उस पर कॉपर जमना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ टाइम के बाद ये रंगहीन हो जाएगा। और अगर हम इसको अभी आपको ये निकाल कर दिखाते हैं तो देखो ये ब्राउन कलर का हो चुका है, भूरे रंग का। ये भूरे रंग का क्या है, कॉपर, क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर था वो कॉपर बाहर आ चुका है। और साथ साथ ही ये बीकर हमारा बहुत गर्म हो चुके हैं, बहुत गर्म, जबकि हमने इसको गर्म में नहीं किया क्योंकि जब ये दो क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये हमने जो दो क्रियाकलाप किए हैं, विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि इन दो क्रियाकलापों के द्वारा जो आपके सामने किए गए, इन दोनों क्रियाकलापों से आपको इन दो रासायनिक अभिक्रियाओं का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। और इसके बाद की जो दो अभिक्रियाएं हैं, उपचयन और अपचयन, हम उसको अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।